आपसे एक सवाल है कि मोहब्बत में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? मोहब्बत में सबसे ज़्यादा जी जी आंसू। आए मोहब्बत में यकीनन आंसू मिलते हैं। तो ऐसे ही मोहब्बत की कहानी जिसमें इतने आंसू मिले कि वो बन गए तालाब। हाँ, क्या बात है। तो फिर चले। हाँ, आपको सैर करवाते हैं। और ये तालाब वैसे एक मंदिर भी है, ये है ना, जिसकी संगे बुनियाद रखी गई थी मोहब्बत के नाम पे। अब आप कह रहे होंगे ये मंदिर है, तालाब है, क्या माजरा है, आपको दिखा देते हैं। ढोल कटा से आया चिट्ठियां लग गई आसे, मैं इत्था ते ढोल कटा से मंगया पानी लगी प्यासे, भला खले कटा से इट्टा पई गिण दिया मंदर दिया। चकवाल की 2500 फुट बुलंदी पर वाक़े कटास राज मंदिर, जिसका चश्मा हजारों साल पुरानी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा है। कटास राज के मंदिरों का संगे बुनियाद मोहब्बत की एक कहानी ने रखा। मोहब्बत जो कई ज़मानों का सफ़र तय करके अकीदत में बदल गई। ब्राह्मणों के मुताबिक शिव देवता अपनी बीवी सती से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी मौत के बाद शिव इतना रोए कि आंसू का तालाब बन गया। महाभारत किताब जो 300 साल कबले मसीह लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र मिलता है। मेन चीज़ यहाँ पे ये झील है। इस झील के मुख्तलिफ नाम हैं, अमरकुंड, चमरकुंड, विषकुंड वगैरह। उनके रोने से जो 2 आंसू टपके, उससे 2 मुतबरक चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कर इंडिया जो अजमेर में राजस्थान के करीब है, और दूसरा ये कटास राज। हिंदू मजहब के मानने वाले इस तालाब को मुकद्दस समझते हैं, जिसके नीले पानी में सफेद बादलों का अक्स देखने वालों को आज भी महसूर कर देता है। जी, जो अपनी बीवी की मोहब्बत में यहाँ रोए थे, जिसकी वजह से ये चश्मा फूटा था, तब से ये अब तक नहीं सूखा। ये जारी है यहाँ पे पानी, और बहुत ही ज़्यादा तारीखी मंजर है, बहुत खूबसूरत है। तारीख सुन के आया था कि यहाँ पे सदियों पहले मोहब्बत और अकीदत आके मिले थे, तो ये एक मंदिर वजूद में आया था। ये देखने के लिए आया था, तो मिल के देख के ऐसी लगा है कि जिस तरह के पुरानी बहुत सदियों पहले में आ गया हूँ। ये तालाब कभी अकीदतमंदों को बेताब और इलाके को सैराब किया करता था, लेकिन अब तेजी से फैलती सीमेंट की फैक्ट्रियों ने देवता के आंसू खुश्क कर दिए हैं। देवता की आंख से आंसू गिरा तो चश्मा उबल पड़ा, मगर इंसान की भूल और वक्त की धूल ने ये चश्मा, ये तालाब खुश्क कर दिया। अब इस तालाब को मुकम्मल भरने के लिए न जाने कितने आंसू बहाने पड़ेंगे। जो इस एरिया में सीमेंट फैक्ट्री लगी हैं, उनकी वजह से इसका वाटर लेवल नीचे चला गया। बारिशें ना होना भी इसकी वजह में से एक वजह है। तो यूं ये इसका पहले ये पानी से पूरी भरी हुई थी और नीलगू कलर का पानी था। 24 घंटे पानी फ्लो करके जो सदन शाह की तरफ जाता था, लेकिन अब इसके वाटर लेवल नीचे जाने से वो पहले जैसी ब्यूटी नहीं रही। लेकिन बारिशें होने से और अल्लाह के फजल से अगर दोबारा इसमें पानी चश्मे बहाल हो जाएं, तो ये पहले की तरह इसमें रौनक आ सकती है। हिंदू मजहब में इस तिलिस्माती नगरी का जिक्र इनकी किताबों में मिलता है। हर साल लाखों हिंदू अस्तिहान में नहाकर बीमारियों का इलाज और पाकीज़गी ढूंढ रहे हैं। और अब पहाड़ों की सैर के शौकीन कराची वालों को ऐसी जगह दिखाते हैं जहां जाना उनके लिए बिल्कुल आसान है। और आसान के साथ साथ बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान नहीं, बहुत आसान है। क्या आपको पता है कि कराची चंद घंटे दूर एक ऐसा पुरफजार बुलंद तरीन मकाम है जहां जाने वाले खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि ये जगह कौन सी है और यहाँ पहुँचना कितना आसान है। ये कराची वाले भी सोचते हैं वहाँ पर जाके, और जो कैमरे के उस पर बैठे हैं वो भी सोच रहे होंगे। तो शयान सलीम की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दुश्वार गुजार रास्ते,
संगलाख चट्टानें, गाड़ियों का शोरना, फैक्ट्रियों का धुआं, ता हद्दे निगाह फैले हुए पहाड़ और इनके दामन में जुगाली करती भेड़ बकरियां। ये दिल फरेब मनाजिर कराची से लगभग 2.5 घंटे की मुसाफत पर सयाहों की राह तक रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान के संगम पर वाक़े महर जबल, जिसको कराची का गोरख हिल कहा जाए तो बेजाना होगा। लोगों की नजरों से ओझल सिंध के इस पुरअसरार और खूबसूरत मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है। सिंध का बुलंद तरीन मकाम दादू में गोरख हिल स्टेशन है तो शहर की हदूद में कराची में गडाब का महर जबल शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। यहाँ के पहाड़ 2.5 से 3.5 हजार फीट तक बुलंद हैं। पहाड़ों सहरा का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है और हवाएं इतनी चलती हैं कि ऐसा लगता है कि हवाएं आपसे बातें कर रही हैं। पहाड़ क्या होता है इसका अंदाजा तो महर जबल पर चढ़ने के बाद ही होता है। जूं आगे बढ़ते जाएंगे पहाड़ भी आगे बढ़ता जाता है। किसी शायर ने कहा था, पहाड़ों की बुलंदी पर खड़ा हूँ, जमीन वालों को छोटा लग रहा हूँ। जमीन पर मौजूद शख्स के लिए तो मुमकिन नहीं कि वो महर जबल पर मौजूद किसी को देख सके। अलबत्ता इस बुलंद और बाला पहाड़ पर खड़े होकर बड़े बड़े दरख्त और घर बहुत छोटे नजर आते हैं। हवाएं चलती हैं और यहाँ पे जो बादल जब आते हैं तो ये पहाड़ों से टच होते हुए जाते हैं। 24 घंटे तफरी लेते रहते हैं। जब भी हमारे को मौका मिलता है इन किनारों पे आके खड़े होते हैं, सुकून भरी ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं। मादनी वसाइल से माला माल ये पहाड़ भी अपना जुदागाना हुस्न रखते हैं। और कुदरती हुस्न से लगाव रखने वाला ही इस खूबसूरती को पहचान सकता है। मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि महर जबल आने वाला रास्ता ठीक कर दिया जाएगा तो ये इलाका बेहतरीन कुदरती सैरगाह बन सकती है। कोई किसी चीज़ का यहाँ पे आपसे आने का कोई चार्ज नहीं ले सकता, ना कोई टिकट ले सकता, क्योंकि ये बिल्कुल खुला मौसम है और यहाँ पे लोग जो है वो निहायती मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शहर के शोरो गुल से दूर यहाँ सुकून है और साफ आबो हवा भी। यहाँ आना कुछ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप मुहिम जो का शौक रखते हैं, एडवेंचर टूर भी करना चाहते हैं और शहर से दूर भी नहीं जाना चाहते तो गडाब के महर जबल की सैर एक अच्छा ऑप्शन होगा। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। तो शायर कहता है गुलों में रंग भरे वादे नौबहार चले, और इसकी अमली तस्वीर से हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी खातून जिन्होंने तस्वीर में रंग भर के पुराने ज़माने को रंगीन बना दिया। हमारे पुराने जो तस्वीर होती है ना हमारे बचपन की, ब्लैक एंड वाइट वाली। अच्छा, बचपन में तो हमारे नहीं आई थी ब्लैक एंड वाइट, कुछ रंगीन थी, हम इतने पुराने नहीं है, नो। लेकिन ये आप यहीं से देख सकते हैं यार कितनी आइकॉनिक तस्वीर हैं, कितनी आइकॉनिक फुटेजेस हैं, और बचपन से हम इन्हें ब्लैक एंड वाइट देखते आए, बट क्या ज़बरदस्त काम किया। और ये ज़बरदस्त जो काम किया है ना, ये किया प्रोडक्ट डिज़ाइनर माहीन सोहेल ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी तारीख का जो सबसे बड़ा इनकलाब करार दिया जा रहा है, इसकी मदद से और मुनफरिद टेक्निक्स की मदद से सनत और कंप्यूटर्स रोबोटिक्स में जो जिद्दत आ रही है, इसको यूटिलाइज़ किया है पाकिस्तानी प्रोडक्ट डिज़ाइनर माहीन सोहेल ने। माजी की ये यादगार तस्वीर हैं, यादगार फुटेजेस हैं, और ये वो फुटेजेस में पहले हमारे वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं,
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खिताब कर रहे हैं और कहीं वॉइस रॉय फैमिली के साथ मौजूद हैं और कितने ही अच्छे मोमेंट पे, कितने अच्छे मौके पे ये सब हो रहा है। 14 अगस्त का मोमेंट, 14 अगस्त भी आ रही है जनाब, 14 अगस्त की तैयारियां भी जारी है, तो ये तैयारियों का हिस्सा ही है। तो जनाब चाहे क्रिकेट हो, सियासत हो, फैशन हो या मार्केट का हो, माहीन सुहेल ने पाकिस्तानी लेजेंड्स की तस्वीर को मज़ीद खूबसूरत बनाने की एक कोशिश की है। वो रंगीन पाकिस्तान के नाम से एक इंस्टा अकाउंट पर AI के ज़रिए ब्लैक एंड वाइट या पुरानी जो तस्वीर है उसको जिद्दत का रंग देती हुई हमें नज़र आती है। इस खूबसूरत काम पर मज़ीद बात करने के लिए माहीन सुहेल ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे बात करेंगे कि ये काम उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। माहीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा माहीन, आपने वो कर दिखाया जो कि मेरे नज़दीक तो शायद नामुमकिन था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में रंग आपने भरे, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और वाकई ये चैलेंजिंग होगा भी, क्योंकि रंग कलर्स आप किसी भी पिक्चर में उस वक्त ऐड करते हैं जब आपने उसको देखा हो कि ये तस्वीर कलरफुल कैसी लगती थी, लेकिन मतलब ये वो मनाजिर या ये वो तस्वीरें जिनको हमने शुरू से ब्लैक एंड वाइट में देखा है, तो ये कितना मुश्किल काम है। हाँ जी, काम तो मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत काफ़ी इम्प्रूव हो रही है और टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें इम्पॉसिबल हो रही हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। तो मेरा काम इसी चीज़ पे फोकस करता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी से मीडिया में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ओके माहीन, What was your thought behind it? क्योंकि AI से बहुत दीगर काम भी हो रहे हैं, साथ साथ हमें आप ये भी बताइए कि ऐसे कौन से दीगर प्रोजेक्ट्स हैं वो यादगार, वो लेजेंडरी, वो आइकॉनिक के जिन पे अभी तक आपने काम कर लिया है? मैं टेक्नोलॉजी पे इसलिए फोकस करती हूँ एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर एज वेल, बिकॉज टेक्नोलॉजी से यू कैन एनेबल सो मेनी न्यू एक्सपीरियंसेस। मैं वर्चुअल रियलिटी में काम करती हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी में काम करती हूँ। पाकिस्तान में हमने एक इनोवेशन लैब भी खोली है लम्स में, लाहौर में, जिसके अंदर स्टूडेंट्स कैन गो देयर एंड यूज़ वर्चुअल रियलिटी टू बिल्ड न्यू एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह के काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंसेस पे काम करती हूँ। ये ऑब्वियसली ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन इनमें रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लर्न कर पाएँ एंड देन वी कैन सी हाउ वी कैन मेक द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मोर प्रोमिनेंट इन दी स्टोरीज़। लाहौर में आई थिंक कुछ म्यूज़ियम्स हैं जिनमें शर्मीन ओबैद की डॉक्यूमेंट्रीज़ कैन बी प्लेड इन VR, जिसमें आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को रिलिव कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी में। तो इस तरह की चीज़ों से आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड फैसिनेटेड, बिकॉज आजकल की यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री। सही। अच्छा माहीन, मुझे बताएं कि ये यकीनन ये काम ट्रेनिंग के बगैर तो मुमकिन नहीं है, तो आपने कहीं से सीखा, कहाँ से सीखा और कितना टाइम लगा? कहीं से सीखा तो नहीं, खुद ही मेरा शौक था, तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टीम पे काम करती हूँ, तो उसके थ्रू आई लर्न अ लॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द मॉडल्स। और आप काम के बाद भी मुझे बहुत शौक है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने का। आई रन अ पॉडकास्ट आइडेंटिटी के बारे में, जिसमें मैं काफ़ी आइडेंटिटी के टॉपिक्स पे फोकस करती हूँ कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, हाउ कैन यू हैंग ऑन टू योर आइडेंटिटी एंड हाउ कैन यू लर्न मोर अबाउट दैट। तो काफ़ी शौक था डिफरेंट स्टोरीज़ बताने का, और मुझे बहुत शौक था कि जैसे पाकिस्तान की डिफरेंट फैमिलीज़ की कहानियों को मैं कैसे एलिवेट कर सकती हूँ। तो टेक्नोलॉजी जो थी वो स्कूल में लर्न की, ऑनलाइन लर्न की, बाकी लोगों से लर्न की, और जो आइडियाज़ थे दे वर ओरिजिनल। और इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट टूल जिसके ऊपर यू कैन रीच सो मैनी पीपल एट वन टाइम, तो इट ऑल केम टुगेदर प्रीटी फास्ट। अच्छा माहीन, एक और बात आप मुझे बताएं कि किसी भी तस्वीर के बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, और ये यकीनन सिर्फ वही कर सकता है जिसको रंगों से खेलना आता हो। तो जब आप ये काम करती हैं, स्पेशली बैकग्राउंड जब आप उसमें कलर भर रही होती हैं, उसको कलरफुल बना रही होती हैं, तो दिमाग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती क्या है? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा कि इसमें डिफरेंट शेड्स जो हैं वो कौन से कलर्स हो सकते थे। तो बिकॉज डेटा जो है वो ट्रेंड होता है, इट्स ट्रेंड ऑन
इमेजेस जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं हैं, तो अक्सर जो कलर्स वापस आते हैं वो करेक्ट नहीं होते। तो तब मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है कि उस ज़माने में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे और कौन से कलर ज़्यादा पॉपुलर थे, और उसके थ्रू आई लर्न अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री के अच्छा अगर उस वक़्त ग्रीन ज़्यादा पहना जाता था या ब्लू ज़्यादा पहना जाता था, या इस शहर में कलर्स किस तरह के थे, जो अगर ये फ्लैग है वो किस कलर का था। और उस रिसर्च के थ्रू आई एम एबल टू इम्प्रूव द इमेजेस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और इम्प्रूवमेंट उसमें ज़रूरी होती है। सही। तो माहीन, इस वक्त आप कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम कर रही हैं मज़ीद? मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। फेसबुक में मैं AR/VR पे काम करती हूँ टू क्रिएट एक्सपीरियंसेस जिसमें अगर आप बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, यू कैन कम टुगेदर एंड फील लाइक यू आर इन वन रूम टुगेदर। तो वो मैं काम पे करती हूँ। काम से बाहर मैं एक पॉडकास्ट चलाती हूँ, उसका नाम है फेक ID पॉडकास्ट। यू कैन गो टू द वेबसाइट fakeidpodcast.com। उसके अंदर आई रियली फोकस ऑन हेल्पिंग इंश्योर के जो ईच इंडिविजुअल इंसान है उसको अपनी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली समझ आए, बिकॉज आजकल लोगों की आइडेंटिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आप किस तरह के मुसलमान हो, आप किस तरह के पाकिस्तानी हो, आप किस तरह के अमेरिकन हो। पाकिस्तान में मैं देखती हूँ कि लोग मीडिया, वेस्टर्न मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जब मैं पाकिस्तान में पढ़ती थी तो सारी क्लासेस इंग्लिश में होती थी और हमारी उर्दू इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इंग्लिश में सब पढ़ाया जाता था, और उससे आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो आई थॉट इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट कि हम स्टोरीज शेयर करें कि आपकी आइडेंटिटी ओवर टाइम कैसे इवॉल्व होती है। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन टेलिंग स्टोरीज दैट वे। अमाइन, कौन सी ऐसी स्टोरी थी कि जिसको करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आई हो, लेकिन वो करने के बाद आपको मज़ा भी उतना आया हो और वो आइकॉनिक भी हो, जैसे कि आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और लेजेंडरी वसीम अकरम की जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, फुटेजेस थी, उनको भी कलर किया। तो ऐसा ही किसी मज़ीद प्रोजेक्ट के बारे में बता सकती हैं? हाँ जी, एक तो डिफरेंट तस्वीरें हैं जो कि रंगीन पाकिस्तान में मैंने कन्वर्ट की हैं। ये जो वज़ीर आज़म की फ़ोटो है वसीम अकरम के साथ, ये उनके ऑस्ट्रेलिया टूर के 1990 में एक फ़ोटो थी, उसको कन्वर्ट किया गया था। तब प्रॉबली कलर्ड फ़ोटोज़ होती होंगी दुनिया में, लेकिन ये फ़ोटो फॉर सम रीज़न ब्लैक एंड वाइट थी, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया और ये एक टेस्ट मैच से थी। और एक दो और तस्वीरें हैं जो कि वुमेन राइट्स के बारे में हैं। एक फरवरी 12, 1983 में लाठीचार्ज के बाद की एक फ़ोटो है, जो एक बहुत ही अहम दिन है पाकिस्तान की वुमेन राइट्स मूवमेंट के लिए। तो वो भी एक फ़ोटो है जो कि मैंने रंगीन पाकिस्तान पे पोस्ट की हुई है। ठीक है माहीन, बेहद शुक्रिया। और जो माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, बड़ा मुश्किल और बड़ा मुनफरिद काम है और इसके लिए जनाब हाजिर दिमागी बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ। तो जनाब फैसल, जैसे हम बात भी करें कि रंग भरना किसी भी बेरंग चीज़ में उसमें जान डाल देता है। बिल्कुल जान डाल देता है। बहुत शुक्रिया माहीन, और उम्मीद आप इसी तरीके से मज़ीद रंगों वाली तस्वीरें बनाती हैं। बच्चे हमारे अहद के होशियार हो गए, होनहार हो गए और कामयाब हो गए। आज आपको मिलवाएंगे कि ऐसे ही टैलेंटेड बच्चे से जिसने मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी का क्या ही खूबसूरत इस्तेमाल किया है, और क्या बात है उन्होंने क्या बात बना दी ऐसी कि हर कोई कहने पे मजबूर हो गए फैसल कि अहमद क्या बात है, आपने क्या कर दिया। इशू इस के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी टिकटॉक यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, फलां यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। Now here are the kids जो कि दुनिया को बता रहे हैं कि जी बिल्कुल हम सिर्फ ये वाली चलने फिरने और उड़ने वाली वीडियोस बना के ही मशहूर नहीं होना चाहते, हम फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और उम्र कितनी है जी? 13 साल। आई मीन कम ऑन, 13 साल। 13 साल में महक आप क्या कर रही थी? 13 साल में मैं तो मुझे लगता है अपनी अम्मा को तंग ही कर रही थी। और 13 साल में मेरे ख्याल से मैं साइकिल वाइकिल चला रहा था, मिट्टी में खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये अहमद जमाल हैं जिन्होंने एक ऐप तैयार कर ली है, और ये ऐप भी कैसी है? इस ऐप की मदद से जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम अफराद हैं, बासानी अपनी बात और कैफियत
दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। अहमद ने अपनी ऐप को क्या बात का नाम दिया, जो उर्दू में होते गोयाई से महरूम अफराद की देखभाल करने वालों को जोड़ रही है। द थिंग इज, उर्दू जुबान में ऐसा ये फर्स्ट है। और हम जब बात करते हैं ना बच्चों की, तो हम कहते हैं कि अच्छा खेल कूद में मसरूफ है, 13 साल की उम्र में बच्चे क्या कर लेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होशियार हो गए हैं। अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये क्या बात है, ये क्या बात वाला आइडिया आया कहाँ से, कैसे आया ये आइडिया कि मुझे एक ऐप बनानी है? जी, मेरे अब्बू एक डॉक्टर हैं और मेरी अम्मी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ओके। तो मेरे अब्बू के एक दोस्त एक रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं और वो इसी तरह के पेशेंट्स के साथ काम करते हैं जो बोल नहीं सकते किसी जगह स्ट्रोक या इस तरह के कंडीशंस की वजह से। तो उससे मुझे ये आइडिया आया कि इस तरह के ऐप होती तो हैं, लेकिन उर्दू में नहीं है ना? जी, उर्दू में ही नहीं है। और जो होती हैं वो उनमें सब्सक्रिप्शन होती है और वो उसमें एड्स आ रहे होते हैं, तो उससे लोग बहुत तंग होते हैं। और आपने ये फ्री में बनाई है? जी, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई एड्स नहीं है। देखें आप, ये खिदमत की खिदमत और फिलैंथ्रोपी की फिलैंथ्रोपी भी हो रही है। प्लीज़ कंटिन्यू करें। तो पाकिस्तान में काफ़ी सब लोग तो उर्दू ही में बोलते हैं, उनको तो इंग्लिश काफ़ी लोगों को नहीं आती, तो इसलिए ये फर्स्ट ऐप है उर्दू। जी, उर्दू में। आप बात करें तब तक मैं तो ये ऐप ये खोल रहा हूँ कि ये ऐप काम कैसे करती है। लाइक जैसे कोई भी एक शख्स है, उसको इस ऐप की ज़रूरत है, उसने अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर लिए। फैसल के मोबाइल में हम देख भी सकते हैं। और मुझे आप पीछे एक्सप्लेन करते रहे ना कि आपकी ऐप काम कैसे करती है, बताएं। इसको मैं जी, इसमें जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका एक मेन्यू आता है, उसमें काफ़ी बटन्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट सेक्शंस के, जैसे कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप क्लिक करें, एक बटन आएगा कि मुझे चाहिए। हाँ। उसमें और सारे बटन्स आएंगे कि आप जैसे कि बटन्स होंगे कि आपको क्या चाहिए। तो जैसे कि अगर आपको पानी चाहिए तो आप उस बटन बना होगा कि मुझे पानी चाहिए, तो ये मेन्यू पर आया हुआ है। तो अच्छा, ये है सारा मेन्यू और इसमें मेरी कैफियत, और इफ़ यू कैन जूम दैट आउट, और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ये अहमद मुझे बताते जाओ, ये सबसे पहला तो टैब है मेरी कैफियत के। अच्छा, इसमें मैं जाऊँ तो अगर आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। यानी जो आपकी फीलिंग है वो सारा इस पे आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। सबसे अच्छी बात इन उर्दू, क्योंकि जैसे कि अहमद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उर्दू में अभी बोल भी रहे हैं। अब ये अगर कोई पेशेंट है, वो बोल नहीं सकता और वो कहना चाह रहा है कि जी मुझे प्यास लग रही, तो ही कैन क्लिक है मुझे प्यास लग रही है, तो उससे आपके फ़ोन से आवाज़ आएगी। अगर केयर टेकर होगा तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। और आप सबसे अहम बात ये है कि जैसे पेशेंट्स को चले भूख और उसका तो है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, नहीं बता पा रहे। खास तौर पे अहमद, आपने स्ट्रोक्स जो पेशेंट हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, उनके लिए आपने बनाई थी ना? जी, स्ट्रोक यानी कि वो काफ़ी स्ट्रोक वाले पेशेंट्स बोल भी नहीं सकते और वो सही तरीके से अपने हाथ इस्तेमाल भी नहीं कर सकते कि अगर वो लिख रहे हैं। यस, जैसे कि अगर कोई पेशेंट ये कहना चाह रहा है कि जी उसको बताना चाह रहा है कि उसको सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। ओके भाई, ये जबरदस्त और बड़ी आसान सी है, यानी आप इजीली इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पीछे आवाज़ है, ये आवाज़ किसकी है? जी, ये मेरे अब्बू की है। ओके, आपके बाबा की आवाज़ है। जो मेन मेन्यू है उससे आप नीचे, अगर सबसे नीचे वाले बटन्स को देखें तो आप इसके जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट औरत है तो आप अच्छा, वो अपने करके देखें जरा। और ये औरत आपकी अम्मा की आवाज़ है, औरत की आवाज़ आप, और ये आपकी अम्मा की आवाज़ है। जी, चलें अब हम अटेंडेंट को बुलाओ। ओके जी, नर्स को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, नर्सिंग असिस्टेंट को बुलाओ। ग्रेट। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ आखिर में लिख कर बताना ये। जी, अगर पेशेंट लिख सकता है, अगर वो अपने कुछ बताना चाहता है जो पहले से बटन्स में ना मौजूद हो, तो वो खुद वो स्क्रीन पर लिखकर अपने केयर टेकर या फैमिली मेम्बर को बता सकता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये चीज़ वो एक्सप्लेन कर रहा है। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। और मतलब ये बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन करी क्योंकि ये उर्दू में है, पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा आसान है और समझने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, चूँकि हमने इसको दिखाया भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये ऐप बनाई तो सबसे पहले ये आइडिया अब्बू के साथ शेयर हुआ था या अम्मी के साथ?
अब दोनों के साथ एक ही साथ हुआ था। कमेंट्स क्या थे? जी, उन्होंने कहा था कि ये अच्छा है, जैसे कि और रिव्यूज़ भी इसकी बहुत बिल्कुल अभी फैसल पढ़ भी रहे थे। तो जब हम अब रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं, कितना ही अच्छा होता है कि जी हम चीज़ें कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब जिस काम के लिए हमने वो किया होता है अगर उसका रिव्यू हमें अच्छा आना लगे तो बहुत दिल बड़ा होता है ना। जिसमें से एक रिव्यू जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि एक तो है फारूक साहब, ही सेज के एज अ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन फिजिशियन आई एम वेरी प्लीज दैट समवन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। एक तो ये सबसे अच्छा मुझे लगा ना महक, वो ये है, इसमें एक खातून है, अब मैं उनका नाम ऑब्वियसली नहीं लेता, बट उन्होंने लिखा है कि आई एम यूजिंग दिस एक्सीलेंट ऐप, मैं ये बेहतरीन ऐप यूज़ कर रही हूँ। 80 साल से ज़्यादा उम्र की उनकी वालदा हैं जो कि पैरालाइज्ड हैं, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन वो ये कर रही हैं और अब उनकी ज़िंदगी पहले से बहुत आसान हो गई। दैट्स वंडरफुल, जबरदस्त भी है और माशाल्लाह आप तरक्की भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर में भी यकीनन आपने कहा, मैंने आइडिया शेयर किया, अम्मी अब्बू ने बड़ा साथ दिया, बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो माँ बाप को साथ देना चाहिए। ज़रा इससे हटके अगर मैं आपके शौक़ की बात करूँ तो वैसे शौक़ क्या है अहमद के? अहमद आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? मैं तो बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन That's the way to go. जी, लेकिन मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा? प्रोग्रामिंग, जैसे कि ऐप भी तो प्रोग्राम किया है, और ये टेक्नोलॉजी चीज़ों को खोल कर देखना और अंदर क्या है खोल के देखो, अंदर क्या 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 चीज़ें हैं, किस तरह से बनाई हुई है। अच्छा, कुकिंग की बात की, अम्मा का हाथ बटाते हैं, घर में कौन कौन है आपके? मेरे अम्मी है, अब्बू और भाई है। और भाई हैं, ओके। तो फिर अम्मी के साथ किचन में हाथ बटाते हैं? जी जी। नई नई टेक्निक्स अम्मी को बताते हैं, देखिए पालक, अदरक, प्याज, लहसुन, ऐसे नहीं ऐसे भी आप काट सकते हैं। अच्छा, और इन्होंने कहा भाई है, भाई भी इनके आए हुए हैं, वो दूर हैं, वो छोटे हैं, वो दूर से हाथ हिला रहे हैं, दूर से हाथ हिला रहे हैं। वो तो कौन है ज़्यादा शरारती, तुम हो के वो? मेरे ख्याल में तो वो है। तुम्हारे ख्याल में वो है ना? अगर अब ये अम्मी अब्बू से पूछना पड़ेगा कि उनके ख्याल में कौन है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस क्लास में आपकी स्टडीज़ क्या हैं? जी, मैं तो क्लास 9 में हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स लिया हुआ है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर। अच्छा अहमद, वैसे तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर गेम्स का शौक होता है, ख़ास तौर पे भैया आजकल जो मोबाइल है उसमें तो आप देख लें, वो इतने छोटे छोटे से लेके ना जो 2-3 साल के बच्चे हैं उससे लेके तो आगे तक हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है और वीडियोस देख रहा है, ये देख रहा है। बट क्रेडिट सबसे पहले तो जाता है इनके पेरेंट्स को कि उन्होंने, जिसका आजकल पेरेंट्स करते हैं ना, ये लो जाओ वीडियो देखो यार, हमारी जान छोड़ो। अच्छा, उन्होंने बताया है अहमद कि सही इस्तेमाल वो नहीं किया। तो अहमद, ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं, खेल कूद में वक्त गुजारते हैं, ये सारे। आप कौन सी मिट्टी के बने हैं, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? जी, इसका क्रेडिट मैं अपनी अम्मी को दूंगा। वो उन्होंने मुझे शुरू से ही प्रोग्रामिंग में, जब मुझे शौक़ था तो उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग सिखाई। और मैं भी गेम्स खेलता हूँ काफ़ी ज़्यादा, ऑन वीडियो गेम्स बाहर खेलता हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ मैं प्रोग्रामिंग के गेम्स, ये कैसे कोड हुए में हैं अंदर, उसके कोडिंग चेंज कर रहा हूँ। यानी कि आप बैलेंस लेके चलते हैं ना चीज़ों को। और ये तो अभी आपने ऐप बनाई, आगे चल के इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करना चाहेंगे, ये बताइए। एक मुझे इससे काफ़ी रिव्यूज़ में सजेशंस भी आए हुए हैं कि आप क्या इसमें डाल सकते हैं। अभी तो मैं इसी ऐप पर काम करूँगा, मज़ीद काम करूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के एक मेन्यू बनाए जिसमें आप अपने ख़ुद बटन्स बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ चाहते हैं जो इसमें पहले से मौजूद नहीं है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी, कस्टमाइजेबल वो बटन्स आप बना लें। तो अभी तो उस पर काम कर रहा हूँ, अभी देखेंगे कि अगर मैं आगे जाकर कोई और ऐप पब्लिश करता हूँ। अच्छा, वो आपने जिनका जिक्र किया था आपके फादर के जो फ्रेंड थे, जी, अब ऑब्वियसली पेरेंट तो प्राउड होंगे जब उन्हें पता चलता है, या फिर दीगर जो हल्का अहबाब में डॉक्टर्स हैं उन्हें ये पता चलता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? जी, वो भी मुझसे बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि ये बहुत मज़े की ऐप है, कि और जो वही रिहैब स्पेशलिस्ट हैं वो भी कह रहे थे कि ये बहुत लोगों के उनका फ़ायदा है ना उनका, कि जो बोल नहीं सकते, जो बता नहीं सकते। और पहले ये था कि अच्छा लैंग्वेज अलग थी, अब लैंग्वेज भी उर्दू, और फिर ये कि आवाज़ भी आपके ऊपर है कि आप मेल या फीमेल किसी भी एक आवाज़ का इंतखाब। हाँ, आगे चल के ये हो सकता है इसमें कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कराएं, राइट? जी, ये भी एक रिव्यू का सजेशन आया था कि पश्तो और इस तरह की लैंग्वेजेस जो पाकिस्तान में और भी इस्तेमाल होते हैं, कि वो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज, जी, ये हो सकता है।
क्योंकि हमारे दूर दराज जो इलाके हैं ना, मैं जहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी गालिबन फैसिलिटीज़ नहीं है या इस तरह की चीज़ें, अगर वहाँ के लिए हो जाए तो लोगों के लिए फिर बड़ी आसानी होगी। इन दी एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो ये कैमरा है ना, इसके पीछे हमें लाखों लोग देखते हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा कि 13 साल अहमद जो है वो इन देखने वालों को आज कोई पैगाम दे के जाए, कोई ऐसा मैसेज दे के जाए कि वो एक मैसेज उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दे। और ये बहुत छोटी सी काविश है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश ही कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। आई वॉन्ट यू कि आप ये मैसेज जो है वो ज़रूर दें। जी, मेरा मैसेज तो यही है कि जो आप कोई काम शुरू करते हैं उसको पूरा कंप्लीट करें। कि मैं ख़ुद भी यही करता हूँ और मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स और ये सब लोग यही करते हैं कि अगर कोई काम शुरू करते हैं बहुत मज़े का और वो बीच में मुश्किल लगते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, जो मैंने भी ये जो ऐप बनाई थी मैं उसको छोड़ रहा था बीच में, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि इसको कंप्लीट करें, पूरा करना। तो यानी जिस काम को आप स्टार्ट करें उसको एंड तक फिर लेकर चलें और कोई ऐसा काम करें जो कि फ़ायदे के साथ साथ खिदमत खल्क का भी हो, यानी लोगों की मदद भी करें। थैंक यू सो मच अहमद। एक तो थैंक यू अहमद, ज़बरदस्त काम किया है आपने। और अहमद थे हमारे साथ, 13 साल इनकी उम्र है, लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ हम आए रोज़ परेशानियाँ और मसाइल डिस्कस करते हैं महक, कि कितने मसले हैं, कितने मसाइल हैं और नाउम्मीद हो जाते हैं, लेकिन अहमद जैसे बच्चे वो उम्मीद की रोशन दिया है। भले से ये जो है हवा के ख़िलाफ़ रखे हुए ये दिया, लेकिन उस दिए की लौ ही ताकतवर होती है जो उस तेज़ हवा के साथ लड़ सके, और अहमद इज़ वन ऑफ दोस एग्जाम्पल्स। बिल्कुल, और जिनके भाई उधर बैठ के हंस रहे हैं ना, और आपके लिए भी ये पैगाम है, अब आपने भी बड़ी मेहनत करनी है, भाई को जो है ना आपने बताना है कि मैं भी कम नहीं हूँ। आपसे भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब बात करेंगे बच्चों की। बच्चे माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। कभी होते हैं जी बच्चा हमारा खा नहीं रहा, और इतनी सी उम्र में तो दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या हो गया, कहीं इसके गले में कोई मसला तो नहीं है। 8 या 9 माह की उम्र का जो बच्चा होता है, वालिदैन ये समझते हैं कि वो बच्चा नर्म ग़िज़ा खा लेता है, लेकिन जिनके घर में बच्चे नहीं खाते वो वालिदैन को परेशान कर देते हैं। तो मुझे लगता है फैसल, ये परेशानी हर उस घर में होती है जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है? मुझे पता चलना शुरू हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली हम सबके ऑब्वियसली अगर अपने नहीं है तो बहन भाइयों के इसके, और ये हमेशा का रोना है। और एक चीज़ होती है, वो माँ बाप जो ना, दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स, खाओ 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 खाओ, और वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चे हैं यार, मतलब उनका भी इंटरवल होगा खाने का, उनको ऑफ़र करें, ना कि उन पर प्रेशराइज़ करें। इस सब पे हम बात करेंगे, और क्या मामलात हैं, हकीकत क्या है, वाकई अगर बच्चा इस उम्र में सिर्फ दूध पीता हो तो क्या वो सही नहीं है या फिर सही है। इस सब पे, इस सारे मामले को समझने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में इन्वाइट किया है पीडियाट्रिशन हैं डॉक्टर अनोखी खानम, एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स और डायरेक्टर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बहुत अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। वालिदैन जो हैं, दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स। माँ जो है वो प्लेट लेके भाग रही है कि खाओ खाओ खाओ, और बच्चा जो है वो आगे आगे, ये तो चल थोड़ा सा बड़ा बच्चा, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बिठा देते हैं चेयर पे और वो टूसो खाओ खाओ, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे हम बात करते हैं। I've heard this, read this theory as well, कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा छोटा, तो आप उसको फोर्स ना करें, बल्कि दिन में उसको कुछ थोड़े टाइम के लिए ऑफ़र करें। आई वॉन्ट टू एलैबोरेट ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताती हूँ, रूटीन एंड कीपिंग इट सिंपल। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, हमारी जो इंसान हैं, ह्यूमंस, हम इवॉल्व हो गए कि व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न वो ऑटोमेटिक पर खाना ले लेते हैं। ठीक है, जब वो तैयार है खाने के लिए वो खा लेते हैं। ठीक है, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को दूध के अलावा कुछ नहीं देना। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस। ये तो आप हमेशा कहती हैं हमारे प्रोग्राम में। माँ का दूध सबसे बेहतर। अगर कोई पानी नहीं, कोई दवाई डॉक्टर के बगैर नहीं देना, कोई टुटकेस, कुछ भी नहीं, 6 महीने के कम उम्र से कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नो ग्रीन टी। कोई क्या होते हैं, अच्छा ग्रीन टी कौन देता है बच्चे को? देते? यस यस यस। आपको नहीं पता, हमने, मेरे पास कितने सारे लोग आए जो बच्चे पूछते हैं कि मैं ग्रीन टी दे सकते हैं, पानी दे सकती हूँ, ये वाली चीज़ें। एब्सोल्युटली नॉट।
फिर क्या होता है, रूटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको सबको समझ में आना चाहिए कि पहले 5 साल जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे वो पूरी ज़िंदगी यही फॉलो करेंगे। तो यस, रूटीन होना चाहिए। जब बच्चा सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ठीक है, मिड मॉर्निंग स्नैक होती है, अगर वो खाता है, नहीं खाता है। लंच टाइम 12, 12:30, 1 बजे दोपहर का खाना, फिर 4:30 बजे मिड आफ्टरनून स्नैक, अगर खाता है, नहीं खाता है, और इवनिंग में 6 बजे उसका डिनर होती है। ये है इसकी फ्लैट टाइम। और बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है, वो आपके पास आकर पूछेगा खाने के लिए, ठीक है। हाँ। बच्चा ऑटोमेटिकली, हमारे जिस्म, हमारे दिमाग में एक सेंटर होती है जो हमें बता देता है कि हमारा पेट भर गया, हम और नहीं खा सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को ठोक कर खिला रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के जो सेंटर है उसको आप बंद करवा रहे हैं। तो आपके बच्चे को ये अंदाज़ा नहीं पड़ेगा कि मेरा पेट कब फुल है, ठीक है, कब मैं खाना रोकूं, ठीक है। अब फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत मोटे बच्चे हैं, हाँ, एज से ज़्यादा उनका वेट हो जाता है ना। हाँ, और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो जो सारे जो एवरेज बच्चे जो नॉर्मल साइज़ के, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है। मैंने बोला नहीं, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपके दूसरे बच्चे बहुत मोटे हैं। अब उनके ख्याल रखते हैं, वो मुझे, उस बच्चे से मुझे परेशानी हो रही है। ये वाला बच्चा परफेक्ट ऑन द व्हाट यू कॉल ग्रोथ चार्ट्स, ऑन द BMI, एवरीथिंग परफेक्ट, ये सही से खा रहा है, सही से एक्टिविटी, सारी चीज़। सो आपको बच्चे के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चे को जब आपने सॉलिड शुरू किया 6 महीने पर, एक ही जगह हर दिन हर वक्त एक ही जगह पर खाना मिलता है। वहाँ पर बैठकर बोल में शुरू में प्यूरेज होती है, सो वो बहुत मल्च जैसी होती है। बच्चे को एक चम्मच दे, आप एक चम्मच ले, बच्चे चम्मच के साथ खेल रहा है, आप बच्चे अपने चम्मच के साथ बच्चे को खिला रहे हैं। इस तरीके से बच्चे 1 साल तक खुद ही सीख लेता है खाने के लिए। और आपको अलाउ करना चाहिए कि बच्चे खाने के साथ खेलें, क्योंकि होता है ना, फौरन से डांट देते हैं। हाँ, क्योंकि जो बच्चे, वही तो आप सोचें कि अगर मैं बोलती हूँ माँ बाप को, अगर मैं आपको लाल बेग खिलाएं, जिंदा वाले लाल बेग ठोस कर खिलाएं, आप तो नहीं खाएंगे ना। तो ये बच्चे के यही है कि वो पहले 6 महीने से सिर्फ दूध पी रहे हैं, और सडनली ये पता नहीं अजीब से चीज़ें आप खिला रहे हैं, दलिया आ गया, सेरेलैक आ गया, ये क्या चीज़ है। तो इट्स कॉल्ड ब्रेव ईटिंग। सो हम नहीं बोलते फसी ईटिंग, ब्रेव ईटिंग, क्योंकि इनके लिए ये बहुत अजीब से चीज़ है। इट्स अबाउट टेक्सचर, इट्स अबाउट टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। ये जो आपके बच्चे सबसे ज़्यादा culinary snobs होते हैं, ठीक है। तो आपको इन बच्चे के साथ यू शुड अलाउ देम टू प्ले विद देयर फूड। और ये जो मुट्ठी है ना, ये मेरा पेट का साइज़ है। ये सोचो हम कितना खा रहे हैं दिन में, ठीक है, एक पोर्शन से, इसलिए हम सब मोटे हैं। I am struggling with my weight, everyone struggling with their weight, क्योंकि हमारे क्योंकि बचपन में हमारी माएँ बस ठोक कर खिलाती थी। ओके, मुझे आज ये रीजन पता चल गया कि क्या रीजन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि 6 महीने से पहले बच्चे को आप कुछ ना दें, सिर्फ मदर फीड पे वो रहे, लेकिन अक्सर घरों में होता है, दादियाँ या नानियाँ होती हैं, मैश पोटैटो खिला रहे हैं, मैश बनाना खिला रहे हैं, नहीं ये जूस भी पी लेगा, इसके फीडर में जूस डाल के दे दो, ये होता है। उनको अच्छा लगता है, साडा पुत्र कितना चंगा लग रहा है, वो ताड़ा पुत्र चंगा नहीं लग रहा, तो ताड़ा पुत्र जो है वो जो लग रहा है असी कह नहीं सकते ऑन स्क्रीन। तो a few years back, doctor wrote in the BBC कि grandparents बच्चे की सेहत के लिए डेंजरस है, इस वजह से क्योंकि यही करते हैं ना, बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ यही किया है, तुम लोग फिट ठीक हो, you guys grew up fine। अच्छा ये I'm sorry to cut you, लेकिन एक ये चीज़ है, इसको महक बहुत ज़्यादा इंडोर्स करेंगी कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमने तो 6 बच्चे कर दिए पैदा और हम तो किचन से हिले ही नहीं। आजकल की लड़कियां देखो, एक जो है करती हैं और उसके बाद वो बिस्तर से ही लग जाती हैं।
This needs to, you know, this needs to a bit controlled, and this needs to be said कि जी आपको क्या मामलात हैं, आपके क्या रहे हैं. इंटरनल हेल्थ भी बड़ी मैटर करती है ना, क्योंकि देखें ये जो मिथ बन चुकी है ना, मेरे ख्याल से उस वक्त की खवातीन, अब की खवातीन जो है, निकलना पड़ेगा सोच से बाहर. वर्किंग वुमेन भी है, फिर उसके बाद आप दिन में 10 चीज़ें देख रहे होते हैं ना आप. फिर उस वक्त की खवातीन की मेंटल हेल्थ और इस वक्त की खवातीन की मेंटली कंडीशन दोनों अलग अलग है. वेरी डिफरेंट. तो मी एंड माई सिस्टर हम दोनों पीडियाट्रिशियंस हैं, ठीक है. वो अमेरिका में, यहाँ पर हूँ, ठीक है. हम जब पीडियाट्रिक्स पढ़ने के बाद हमने एक दूसरे के साथ बात किया है, हमने ये चीज़ डिस्कवर की है कि what we decided is we survived our childhood. जो हमारे साथ किए गए हुए nowadays never be done. Never. We were very lucky. हमारी मामा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि उनकी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए, ज़्यादा दवाई नहीं देना चाहिए. घर का खाना उसने खुद ही बनाया, रोटी, ब्रेड, सारी चीज़ें खुद बनाई थी घर पर. मगर फिर भी बहुत सारी गलत चीज़ भी हुए हैं, ठीक है, जो आजकल नहीं करना चाहिए. हम जो आजकल प्रैक्टिस करते हैं इट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वेदर इट्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और पब्लिक हेल्थ. ये जो आप बोल रहे हैं ना कि माँ काम पर जा रही हैं, तो कभी कभार नानी दादी बोलेंगी बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, यू नो, देन मदर इज़ नॉट एट होम. मगर जो रिसर्च ने दिखाया है, उन बच्चों जो माँ काम करते ना, दोज किड्स आर मोर सक्सेसफुल. ठीक है, इट डज नॉट इम्पैक्ट देयर सक्सेस, क्योंकि उन्होंने देखा है कि दोनों माँ बाप काम कर रहे मगर बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ. और उनकी भी बच्चों की एक रूटीन भी होती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि parents cannot afford not to have a routine if they're both working. As long as you are having a routine and you're spending time with your child, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से, सही रूटीन, वो भी स्कूल जा रहे हैं, तो वो खुद नेचुरली मोटिवेट होते कि जब बड़े होंगे, दोनों लड़कियां और लड़के जब बड़े होंगे हमें भी काम करने होंगे. घर में साथ साथ काम करते हैं. दिस सॉर्ट ऑफ लाइक शुरू से वो एक ऐसा माहौल देख लेते हैं ना, इस वजह से. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे अमूमन घरों में बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चों को देख के 6 माह से पहले के और 6 माह के बाद के बच्चे, 1 साल से पहले के अगर मैं बात करूँ, चॉकलेट्स, नगेट्स, फ्राइज, ये बहुत आम है. इवन मैंने अपनी फैमिली में बहुत देखे, इतने छोटे छोटे बच्चे, और फिर माएँ रोकती नहीं है, वो खास तौर पे वो जो चिप्स होते हैं. आई मीन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना कि लेट्स keep aside कि they are so toxic and dangerous, but also choking hazard होती है. कभी कोई सोचता नहीं है कि छोटी सी चॉकलेट पीस हो तो कोई बात नहीं, चूस रहा है या इस पीस पर चूस रहा है, कोई बात नहीं, अटक सकता है. अटक क्या, 3 मिनट, आपके पास 3 मिनट है इस बच्चे को बचाने के लिए. और अस्पताल में पड़े हुए ये बच्चे जो नहीं बच पाए, क्योंकि घर पर कोई CPR ये सारी ट्रेनिंग नहीं होते ना बच्चों के पेरेंट्स के साथ. हम करते हैं मगर दूसरे लोग डॉक्टर्स नहीं करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चोकिंग हैजर्ड, और सेकंड ऑफ ऑल 2 साल के कम उम्र के बच्चे को चीनी नमक नहीं देना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट. और वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जंक फूड शुरू करते, ये बुरी आदतें शुरू कर दें, तो अगर आप, हमारी नेचुरल हैबिट है, एवोल्यूशन है कि अगर आप हमें कुछ मीठी देंगे ना, हम वही खाएंगे. वी आर मोर प्रोन टू गो टुवर्ड्स दैट. तो अगर आप शुरू से एक प्रोसेस्ड फूड्स और ये जंक फूड शुरू कर देते ना, तो द चिल्ड्रन विल बी मोर वांटिंग, ये बच्चे ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे. और अगर आप अच्छे वाले खाने देंगे वो नहीं खाएंगे. आप बच्चे को शुरू से रो शुगर से दूर रखें ना, क्योंकि ये जो चीनी है, ये तो कहते हैं कि हमारे लिए भी बड़ी शुगर हो गया, या फिर जिस तरह के ये हैजर्डस फूड्स हो गए कि जो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं, लो जाओ चिप्स खा लो, लो जाओ ये खा लो, या प्यार मोहब्बत में बड़े हमारे, आओ बेटा मैं तुम्हें चिप्स लेके दे दूँ, आओ बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दे दूँ. अपने बच्चे के लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं. आज कल नहीं होगा. जब आपका बच्चा टीनेजर है, मेरे पास है बच्चे जो टीनेजर्स हैं, जो ग्रोसली ओवरवेट, ओबीस, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी लेवल होते हैं, ओवरवेट, ओबीस, मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी, जिनकी कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ सिंक है. ठीक है, ये जो दिल की बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, ये बचपन में शुरू होते हैं. और फिर यही बच्चे अगर आप इनको कंट्रोल में नहीं लाएं, तो यही बच्चे हैं जो 30-40 साल में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं. टाइप 2 टीनेज ईयर्स में टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो जाती है. काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, खासतौर पे उनकी जो कहते हैं हमारा बच्चा इतना सूखा लग रहा है, इतना सूखा साड़ा सा लग रहा है, इतना दुबला और कमज़ोर सा लग रहा है. वो ये नहीं देख रहे कि भाई आप उनको मैश पोटैटो खिलाने के बजाय
हमने उनको खाना नहीं देना, हमने उनको न्यूट्रिएंट्स देने हैं बेसिकली। सो मैं चाहता हूँ इस पे आप जरा पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। इट्स नॉट अबाउट द फूड बट इट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट योर किड नीड्स। क्योंकि क्या होता है, पीपल देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मल्टीविटामिन्स। ये मेरे हर वक्त क्वेश्चन आती है, मल्टीविटामिन्स कौन से दो, प्लीज़ रेकमेंड कर दो। मैंने बोला मैं कोई मल्टीविटामिन्स रेकमेंड नहीं करते। द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, यू नो द ब्रिटिश पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा, वो रेकमेंड नहीं करते मल्टीविटामिन्स। हमें फोकस करनी है, अगर आप बच्चे को डिफिशिएंसी है तो हम देते हैं, ठीक है। हम फोकस करते हैं बच्चे की खाने पर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ब्रेकफास्ट विद अ सीरियल, यू कैन डू एन एग एक्सेट्रा। लंच 3 आयरन रिच मील्स अ डे। इसका मतलब है, आयरन का मतलब नहीं है कि गोश्त हर दिन 3 दफ़ा दिन में दें, गोश्त 2 दफ़ा हफ्ते में, ख़त्म। आपके पास इतने सारी सब्जियां हैं जिसके अंदर आयरन है, ठीक है। फ्रूट्स भी है, आपके पास नट्स भी है। नट्स आप नेचुरली पूरे नहीं देते मगर ग्राइंड करके खाने के अंदर मिक्स कर दें। वही बात है ना, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब भी बदल गया, वक्त भी बदल गया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। और अब आपको मिलवाते हैं कैसी नौजवान मुसव्विरा से जिनके हाथ में अगर ब्रश आ जाए तो कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरती हैं वो कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की सहर शाह रिजवी की, जो अपने 100 कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। सहर शाह रिजवी एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरो में वाक़ मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन भी की है। और सहर जो हैं कौन कौन से नामवर शख्सियात के जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बना चुकी हैं, या हम क्यों बताएं। सहर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं ठीक है। सहर किन किन मशहूर शख्सियात की पोर्ट्रेट्स बना चुकी हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। बहुत ऐसे हैं जो मशहूर हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो ज़्यादा मशहूर नहीं हैं, या वो शोबिज़ या पॉलिटिक्स या एक्टिंग, इन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड्स जो हैं इनसे वाबस्ता नहीं है, लेकिन ह्यूमनिस्ट हैं। उनको भी मैंने पोर्ट्रेट्स उनके भी बनाए हैं। 50 हो गए हैं तकरीबन। अब वो 50 पूरे जब हो जाएंगे मेरे, और उसकी सारी तैयारियां जब पूरी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इसको मैं एग्ज़िबिट करूँगी, और कमिंग मंथ है मेरा, इंशाल्लाह इसमें एग्ज़िबिट करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, कुछ शख्सियात का नाम मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले। वैसे तो हमें कहना 50 हैं, लेकिन 50 में से अगर कुछ का नाम हमें पता चल जाए। अच्छा, स्टार्ट तो मैंने किया था GM सैयद के पोर्ट्रेट से। उसके बाद बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको मैंने पेंट किया लाइव, और वो पेंटिंग्स जो मिलियंस में शेयर हुई, क्योंकि हम लोग दिल से हमारे जो हीरोज़ हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कोई भी मुझसे पहले ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिसने उनको लाइव उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हों, या उनको खिराज दिया हो, या उनको ट्रिब्यूट दिया हो इतने लेवल पे, या उनको एक कंबाइन किया हो एक जगह पे। तो मदर रुतफ़ाओ का मैंने पोर्ट्रेट बनाया, अदीब रिजवी साहब जो हैं उनका बनाया, अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनका मैंने पोर्ट्रेट बनाया, और उनकी मिसेस हैं बिल्किस ईदी साहिबा, उनका मैंने बनाया। तो ये सब वो लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, जो रियल में हमें सर्व करते रहे। और इसके अलावा जो बेसिकली परफॉर्मिंग आर्ट की फील्ड है उसमें आबदा परवीन साहिबा हैं, अल्लन फ़कीर हैं, और बहुत सारी और भी पर्सनालिटीज़ हैं। नूर जहान का मैंने पोर्ट्रेट भी रिसेंटली बनाया था, मलिका तरन्नुम का। और इसी तरह से जो पॉलिटिक्स है उसमें भी वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने जेन्युइनली हमारे मुल्क के लिए कुछ काम किया, कुछ सर्व किया है। तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो गई, जुल्फ़कार भुट्टो भी हैं, और इसी तरह से और भी सूर्य बादशाह हैं जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री रही है हमारे मुल्क की। तो वो भी, उनको भी मैंने पेंट किया है। ये आपने बहुत अच्छी बात की, सूर्या बादशाह का आपने जिक्र किया। मतलब हमारे यहाँ जो हमारी आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जब दीगर ममालिक की फिल्म्स देखते हैं वो किस तरह अपने लोकल हीरोज़ को आजकल प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में दीज थिंग्स आर मिसिंग। हमारे पास जो बलूचिस्तान और सिंध की पट्टी, पंजाब हो गए, पार्टीशन, प्री पार्टीशन, इतने हीरोज़ हैं हमारे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। अगर उनकी ज़िंदगी पे कुछ बनाना शुरू कर दें तो क्या ही बात हो जाएगी। सर ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस,
कब से कर रही हैं ये, कितना अर्सा हो गया आपको? अच्छा, वैसे मुझे 10 साल हो गए हैं फैसल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन 2 साल से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग काफ़ी सब लोग घरों में बैठ गए थे। और मैं ट्रैवलर हूँ, मेरी एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं बाहर भी जाती हूँ, इंटरनेशनली बहुत सारी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं तो उनमें जाती हूँ, तो वो सारा ट्रैवल हमारा बंद हो गया। इवन हमारे जो अपनी सिटी का भी ट्रैवल था या नेशनल जो था वो भी बंद हो गया, तो हम घर पे बैठ गए। अब एक आर्टिस्ट घर पे बैठ जाए तो कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइव पेंट करूं, और आइडिया जो था, मेरे बाबा सैयद माकन शह रिजवी वो राइटर हैं, तो वो एक किताब लिख रहे थे जो हमारे मुल्क के जो बेसिकली जो हीरोज़ हैं सिंध के, उनके हवाले से वो किताब थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये लिख रहे हैं उस चीज़ को, इसको विजुअलाइज भी करवाया जाए। ज़बरदस्त। फिर मैंने वहाँ से आइडिया लिया और उनको विजुअलाइज करवाने के लिए, और हमारी जनरेशन, हम लोग थोड़े से दूर हैं किताबों से और गैजेट्स और इन चीज़ों में, तो मेरा ये ख्याल था कि हमारे हीरोज़ से मुलाकात करवाऊँ अपनी जनरेशन की, या हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनकी मुलाकात करवा सकूँ, किसी तरीके से हम जान सकें, थोड़ा इंस्पायर हो सकें। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि ये तो आपको आइडिया इस तरह से आ गया ना कि आपके बाबा लिख रहे थे तो आपने कहा इसको विजुअल पे मैं ले आऊँ। अच्छा, मुझे बताएं कि बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा जब हम बड़े हो जाएंगे हम ये ट्रैक चूज़ करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इस फील्ड में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बचपन से ही ये ख्वाहिश थी? वो डिसाइडेड नहीं था बचपन में महक, लेकिन वो एक अंदर आपके एक होती है चीज़, अगर आप आर्टिस्ट हैं वो चीज़ आपके अंदर, वो एक सलाहियत है खुदा की अता की, बिल्कुल नेचुरल है। तो कोई प्रैक्टिस से भी अक्सर ऐसा होता है कि लोग हैं वो फील्ड में आते हैं, पढ़ते भी हैं, उसके बाद वो आर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके इनसाइड वो चीज़ नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर होती है वो भले ना पढ़ें फिर भी उस फील्ड में काम करते ही रहते हैं। तो बचपन में तो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, मेरी ड्राइंग अच्छी होती थी, आर्ट अच्छा कर लेती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिलेगा, या कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो हैं मेरे आर्ट को इतना पसंद करेंगे, ये नहीं अंदाज़ा था, कभी भी नहीं था। वो जब यूनिवर्सिटी में मैं आई तो मैंने जान करके मैंने कहा मुझे फ़ाइन आर्ट्स की तरफ जाना है, तो इसकी मेडिकल की फील्ड थी, उसको मैंने छोड़ के मैं आर्ट की तरफ आई। वो चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा। और आपका चेहरा देख ना मुझे लग रहा है कि ये ख्वाहिश थी कि बहुत सारे लोग एक बड़े पैमाने पे आपकी चीज़ों की नुमाइश हो, क्योंकि जिस तरह से आपकी आंखें भी नम होती मुझे नज़र आ रही हैं। ये एक वो वक्त होता ना कि आपने सोचा भी नहीं होता कि अल्लाह पाक आपको इतना अता करेंगे, और आपको आपकी सोच से बढ़ के अता किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि इसके अलावा और मज़ीद क्या क्या शौक़ है? घूमने फिरने का, कुकिंग करने का, ये तो है ना, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, मज़ीद क्या क्या शौक़? बहुत सारे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के। एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, एग्जीबिशंस होती हैं, उसके अलावा भी मेरी रिसर्च चलती रहती है। अभी ये जो हमारा काम है सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे पास एक तस्वीर है उसको पेंट करना है, लेकिन मैंने उनके हवाले से उनकी बायोग्राफीज़ लिखी हैं, जो पर्सनालिटीज़ मैंने पेंट की हैं और उन पर रिसर्च की है। तो डिफरेंट गाँव, शहर और डिफरेंट जगह पे जाके रिसर्च की है। अभी मैं एक पोर्ट्रेट बनाना चाह रही थी हेमू कालानी का, और एक वो भी फ्रीडम फाइटर थे, कारूंजर माउंटेन जो हमारा है वहाँ पे जाके मैंने उनको पेंट किया था। और मारुई का कैरेक्टर जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, वो सूरमी है, हीरो हैं, और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो भी हीरोज़ हैं वो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, 7 हीरो हैं उनके। तो मैंने उनके हवाले से जो रिसर्च की, अभी मूमल की और मारुई की रिसर्च जो है, ससुई की, इन तीनों की मैंने कंप्लीट कर ली है। तो मैं वहाँ गई थी थर में, वहाँ पे रेबारी हम बोलते हैं, उनका एक कबीला है, तो वो बेसिकली वहाँ से थी। तो मैं देखना चाह रही थी वो कैसा पहनते थे, वो कैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, वो दिखने में कैसे होते हैं, मुझे आइडिया हो जाए, क्योंकि वो मुझे इमेजिनरी पोर्ट्रेट बनाना है। तो वो उस आइडिया के लिए, वैसे भी मैं ट्रैवलर हूँ तो मैं ट्रैवल बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और ये आपने मुझे भी एक तरह सा मोटिवेट दोबारा कर दिया, बिकॉज नॉर्दर्न एरियाज़ तो बंद हो गए और अब सीज़न है बलूचिस्तान और सिंध की तरफ रुख करने का। अच्छा, ये मुझे बताएं शहर के, जैसे कि आपने ये भी बताया कि इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स भी आप बनाती हैं, एक पोर्ट्रेट बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? बीट इमेजिनरी आप किसी को किसी शख्सियत की आप बना रही हैं तो कितना टाइम दरकार होता है?
अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं लाइव पोर्ट्रेट बनाती हूँ फेसबुक पे या अपने यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसा होता है कि तस्वीर है तो वो जल्दी बन जाता है या उसमें मेरी प्रैक्टिस काफ़ी है। लेकिन इमेजिनरी पोर्ट्रेट है या ऐसा पोर्ट्रेट है जिसमें डिटेल ज़्यादा है, वो तस्वीर पे भी डिपेंड करता है और विजुअल पे डिपेंड करता है बेसिकली वो कितना टाइम टेकिंग होता है। तो कभी कभी तो 2 हफ्ते भी एक पोर्ट्रेट में लग जाते हैं और कभी कभी जो है वो 18-20 घंटे में भी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, और ये एक आइडिया आपने कैसे कंसीव किया कि जिस जगह का, जैसे आपने अभी बताया ना कि आप कारूंजर जाके उसको पेंट करना और ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी न्यू, यानी कि ये आपने क्यों किया? क्या उसी अम्बियांस में रहते हुए आप चीज़ें कंसीव करना चाह रहे थे या फिर इसके पीछे क्या मकसद था? और ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है वैसे। आइडिया वाकई अच्छा है और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया की जितनी भी खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे जाके पेंट करूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि उस जगह का जो एसेंस है, उस जगह की जो फील है, उसका मेरे आर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे अगर बारिश हो जनरली तो मेरे आर्ट पे फ़र्क पड़ जाता है। मैंने अलन फ़कीर का पोर्ट्रेट बनाया था और वो बिल्कुल डिफरेंट कलर्स में था महक, लेकिन जब वो बन चुका था, कंप्लीट था तकरीबन, लेकिन बारिश होने लग गई और मैंने उसका बैकग्राउंड, उसके कलर्स बिल्कुल चेंज कर दिए। तो वो एक चीज़ थी जो इफ़ेक्ट नेचर का मेरे ऊपर था या मेरे आर्ट के ऊपर। तो ये चीज़ होती है, आप आर्ट जब करते हैं तो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना जब आप उन रीजन्स में ट्रैवल करो, जैसे नॉर्दर्न एरियाज में आप ट्रैवल करें तो आपको जो बैकग्राउंड में आपके गाना चलना शुरू हो जाता है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मैं भी जब थर की तरफ करता हूँ तो खड़ी नीम के नीचे वो मेरे ना बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। इन दी एंड मुझे सर ये बताइएगा कि व्हाट्स योर नेक्स्ट मोटिव, लाइक अगले 2 साल में, अगले 5 साल में? आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 साल में आपने इतने पोर्ट्रेट्स बना लिए हैं। व्हाट्स सहर्स नेक्स्ट 2 years और 5 years प्लान? प्लान तो 5 years का मैं नहीं बना सकती। मैं 2 साल का ऑप्शन दे दिया। हाँ, 2 साल का भी आपने ऑप्शन दे दिया। तो मेरा ये है कि बेसिकली ये अपनी एग्जीबिशन कर लूँ, उस पर मैं अभी बहुत फोकस्ड हूँ। और एक किताब भी जो है उस बायोग्राफीज़ जो मैंने लिखी हैं और डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने, जब मैंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट की तो उन लोगों ने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए। तो ये होता है ना कि आप थोड़ा सा काम करें, फर्स्ट ड्रॉट लगा दें और बाकी कंटिन्यू होता जाए, वो चीज़ होती गई। तो बहुत सारे वो भी आर्टिकल मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो वो भी हैं और मैंने लिखी हुई हैं बायोग्राफी, तो वो बुक भी मुझे अब कंपाइल करनी है इंशाल्लाह। बहुत सारे काम है, बहुत सारे मुझे काम है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो हमारी यंग जन के लिए बड़ी आप एक मिसाल है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम शायद मोबाइल में इतने गुम हो चुके हैं कि अब कुछ करने के लिए रहा नहीं बाकी। तो प्लीज़ सहर से ज़रूर सीखें। वेलकम बैक। और यही कर रहा हूँ कि सरजमीन मुल्तान लिए चलते हैं। वैसे तो मुल्तान का सोन हलवा भी बड़ा मशहूर है, लेकिन एक और चीज़ है जो मशहूर हो गई है। अब वहाँ पे एक ऐसी चीज़ मशहूर हो रही है कि जिसको आप कहते हैं रोबोट। और ये रोबोट तैयार किया है मुल्तान के शहरी सैयद उसामा अजीज़ ने, और वो भी 3D प्रिंटर की मदद से। अभी तो फ़िलहाल पानी पिलाने पे इसको लगाया हुआ है, रोबोट जो है वो पानी पिला रहा है, लेकिन आगे जाके इससे क्या क्या काम लिया जाएगा और क्या इसका मकसद है बनाने का, ये जानने के लिए मैंने रब्ता किया है खुद सैयद उसामा अजीज़ से, जो अपने रोबोट के साथ मौजूद है। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि कब से आप ये बना रहे हैं और क्या आइडिया है इसके पीछे, कितना वक्त लगा आपको ये बनाने में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में शामिल किया और उसका हिस्सा बनाया। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये 3D प्रिंटेड रोबोट है, 3D प्रिंटर की मदद से इसको बनाया गया है और ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1 सितंबर 2019 में। तो अब ऑलमोस्ट इसे 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और इसके लिए जो है इसको बनाने में 2 साल से ज़्यादा लग गए। अब इसमें जो खासियत है वो ये है कि इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के रोबोटिक आर्म्स हैं, जो कि बिल्कुल ह्यूमन आर्म्स की तरह इसकी मूवमेंट्स हैं। और इसके अलावा इसके नेक के जो जॉइंट है उसके अंदर भी बिल्कुल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि वो ह्यूमन की तरह उसकी भी मूवमेंट्स हैं। और अभी ये प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, अभी इसकी कुछ चीज़ें जो हैं अपग्रेड्स इसके साथ साथ चल रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और बिल्कुल मैंने वो एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये वाटर जो है वो, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व कर रहा है।
तो वो बेसिकली एक डेमो था इसका, ये दिखाने के लिए कि इसकी कैपेबिलिटीज़ के ये रोबोट क्या कर सकता है। सही। तो असल उसका पर्पस वो नहीं है, वो एक डेमो था जो कि दिखाने के लिए। अभी इसको मैं मज़ीद चीज़ों के लिए, इसको एप्लीकेशंस के लिए आपने उसामा ये तो बता दिया कि ये इसकी जो है मूवमेंट ये करके दिखाएंगे इसकी कि क्या क्या मूवमेंट ये भाई साहब कर सकते हैं। जी, ये मैंने डेमो तो अभी रिकॉर्ड इन फ्रेम की वजह से अभी हमने इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन ये कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एल्बो अगर आप फ्रेम में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये इसकी एल्बो की मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे मोटर है जो कि इसको ह्यूमन एल्बो की तरह मूव होती है। इसी तरह अगर आप इसके रिस्ट में देखेंगे तो इसके रिस्ट की भी 2 एक्सेस हैं। जैसे हम अपना रिस्ट मूव करते हैं 4 आर्म से, और इसी तरह ये इसका रिस्ट में एक और एक्सेस है। जिस तरह ये हाथ हम जिस तरह मूव करते हैं अपना हाथ, ये उसी तरह मूव करता है। इसी तरह इसकी जो फिंगर्स हैं ये सारी इंडिपेंडेंटली मूव हो सकती हैं, और ताकि ये चीज़ों को अच्छी तरह ग्रिप कर सके और चीज़ें स्लिप ना हो इसके हाथ से। तो ये इसके ऊपर रबर टाइप मटेरियल इंस्टॉल हुआ हुआ है ज़बरदस्त, ताकि ये होल्ड कर सके अच्छे तरीके से। अच्छा। और ये इसका जो थंब की रोटेशन है ये भी है ताकि चीज़ों को ये मूव कर सके, जैसे तरह हमारा करता है उसी तरह ये भी मूव करता है। ठीक है। 2 एक्सेस में। इसके अगर हम शोल्डर की बात करें तो इसके अंदर भी 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारा ह्यूमन का शोल्डर मूव करता है। सही है। और ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं ना फैसल, हाँ, कि किस तरह से ये रोबोट मूव करता है। चलें जी, ये वैसे तो सामान हमें डिटेल बताइए, लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गिलास रोबोट ने उठाया और ये बॉटल भी पकड़ा है और फिर बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है उन खवातीन के जो घर के काम नहीं करती। वो कहती हैं कि हमारे पास ऐसा रोबोट होना चाहिए ताकि ये दीगर बाकी भी काम का वास्ता प्लीज़ यार उसामा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये रोबोट घर के तो जैसे कि मैं का भी पूरा इरादा हो चुका है कि सफाई सुथराई वगैरह मेरे ख्याल से अब इसी से करवाएंगी, और डांट फिटकार झिड़क की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम पे काम वाले जो है आ रहे हैं नहीं आ, और ये अच्छी बात है, आगे से जवाब नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा हम इस रोबोट को कौन कौन से मजीद काम करता देख सकते हैं? जी, एक और चीज़ जो मैं इसके बारे में बताता चलूँ वो ये है कि ये एक जनरल पर्पस रोबोट है। जनरल पर्पस से मुराद यही है कि हम इसको किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि वो डेमो की अभी हमने बात की, आपने देखा भी कि वो पानी या जो भी कोल्ड ड्रिंक है उसको वो ग्लास में डाल रहा है और वो आपके सामने पेश कर रहा है। इसी तरह ये तो एक डेमो एग्जाम्पल थी। इसका जो पर्पस है, इसके बनाने का जो मकसद है वो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेडिकल फील्ड है जिसमें रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इस तरह के रोबोट्स वहाँ पर बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो इंडोर कमर्शियल स्पेसेस हैं जिसमें होटल्स आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, इवन इन सब जगहों पर, इवन जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, हमारे पास जापान है, वहाँ पर तो रोबोट्स काम कर रहे हैं इस तरह की इंडोर स्पेसेस पे। तो यहाँ पर एक पाकिस्तान में और इस जगह पर एक ये गैप था जो मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा कि हम एक हार्डवेयर रोबोटिक्स के ऊपर मैं काम करूँ और इसको यहाँ पर किया जाए। सही है। तो इसको कितने दिन में तैयार किया गया और लागत खर्चा कितना लगा? खर्चा कितना आया इस पे? जी, इसको ऊपर जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 सितंबर 2019 से इसको बनाना शुरू किया था और मैंने एक फिंगर जॉइंट से इसको बनाना शुरू किया था। सबसे पहले बिल्कुल उंगली का एक इसका जॉइंट बनाया था मैंने, और वहाँ से होते होते फिर रिस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर, फिर दूसरा हाथ, और फिर अब ये बॉडी की फॉर्म में और अभी ऑन गोइंग है। अच्छा, इसके अंदर जो एक्सपेंस है वो मैंने उस वक्त जो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी बनाई थी वो थी राउंड अबाउट 15 लाख, और उसमें 3D प्रिंटर और उसके फिलामेंट्स और उसके जो मटेरियल आता है प्लास्टिक का, फिर इसकी जो मोटर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, इसके सेंसर्स हैं, इन सारी चीज़ों की एक कंबाइंड कॉस्ट मिलाकर जो था वो राउंड अबाउट 15 लाख था। तो अभी ये ऑन गोइंग है। ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ तक इसके ऊपर एक्सपेंसेस आ चुके हैं विद इन 2 ईयर्स, और उम्मीद है कि ये जो मेरी एस्टिमेशन है उसके अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसामा, रोबोटिक्स जो है दैट्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ख़ासतौर पे बच्चे जो हैं वो बड़े इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फ्रॉम गेमिंग टू सर्विंग अ ड्रिंक इन द रेस्टोरेंट टू डूइंग द अदर थिंग्स। इवन अब तो एज अ वॉर वेपन जो है
वो रोबोटिक्स का बड़ा अहम किरदार है। हमने अभी हाल ही में एक रोबोट डॉग भी देखा है जो कि मुख्तलिफ बैटल फील्ड्स में उसका काम ये होता है कि वो जो सुरंग होती है, बारूदी सुरंग, उसको डिटेक्ट करे। तो पाकिस्तान में रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर देखते हैं? हमारे बच्चे इसकी तरफ उनकी कितनी इंक्लिनेशन है? हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको कितना पढ़ना चाहते हैं? और ख़ास तौर पे हमारे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रोबोटिक्स एज अ कोर्स ऑफ़र करती हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री रोबोटिक्स में भी बहुत रिसर्च हो रही है और आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए जो रोबोट्स हैं उनकी बड़ी अहमियत है और पूरे दुनिया में इस पे काम हो रहा है, शुरू हो गया, इवन रशिया में, अमेरिका में। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कहा कि बच्चों के हवाले से कि उनमें जो इंटरेस्ट है रोबोटिक्स का, वो बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी भी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसके ज़रिए स्टूडेंट्स, बच्चे, यंग जो टैलेंट है पाकिस्तान का, वो अगर इस तरफ राग़िब होता है कि हम भी रोबोट बनाएं, मेरे इस प्रोजेक्ट से ही इंस्पायर होकर अगर बहुत से लोग आ जाते हैं कि हम भी रोबोटिक्स में जाएं, इस तरह की चीज़ें बनाएं, साइंस और ऑटोमेशन के ऊपर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा। एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी हमारे यंगस्टर्स को कि किस तरफ उन्होंने सोचना है। अच्छा, एक पॉइंट और सिर्फ मैं छोटा सा ही बताऊँगा कि इसमें ये 3D प्रिंट होने से फ़ायदा क्या है कि ये इसी से लिंक्ड है पॉइंट। इसका फ़ायदा ये है कि अब क्योंकि 3D प्रिंटेड है और इसकी सारी डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन मैंने खुद किया है सारा, तो उसकी फाइल्स मैंने सिर्फ रिलीज़ करनी है और जिसके पास भी 3D प्रिंटर है वो इसको रिक्रिएट कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो इस तरह ये जो यंगस्टर्स जो बच्चे हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ा अच्छा है कि हमारी यंग जनरेशन माशाल्लाह ऐसे काम कर रही है, हमारा नाम रोशन करिए। बेहद शुक्रिया उसामा, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये देखें, इस तरह के होते हैं पढ़े लिखे और इस तरह के होते हैं वो नौजवान जिन्होंने घरों में रह के बिना बड़ा कुछ कर लिया होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अगर बाजुबान शायर कहें कि आँख में थी हया और मुलाकात में सुर्ख आरिज़ हुए वसल की बात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई, मज़ा ही आ गया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, शहंशाह कव्वाली, उस्ताद नुसरत अली ख़ान की आज है सालगिरह और जितना भी कहा जाए उनके बारे में कम है, तो हम कहें क्यों, हम सुने क्यों नहीं। चलिए सुनते हैं कुछ मशहूर कव्वालियाँ। फैसलाबाद की एक टैलेंटेड गुलकारा हैं जिन्होंने इंतहाई महारत से और इंतहाई कम उम्र में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद की फरीहा अकरम की, जिन्हें 4 बरस की उम्र से ही गायकी का शौक है। और फरीहा का अब तक का सफ़र कैसा रहा है और कहाँ कहाँ गा चुकी हैं और किस किस के सामने परफॉर्म किया, क्या क्या दाद मिली है उन्हें, हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। नहीं, 2 नहीं, 8 ज़ुबानों में गुलकारी का एजाज़, क्या सिंधी, क्या सराइकी, क्या पश्तो, क्या कश्मीरी, जिस ज़ुबान में गाया कमाल कर दिया। 2010 में इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम छोटे उस्ताद की सबसे छोटी गुलकारा, जिनकी उस वक्त की परफॉर्मेंस ने इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़ लिया था, जो उस वक्त तो छोटी सी थी मगर अब बड़ी हो चुकी हैं। 2010 में जिन्हें इंडिया के सबसे बड़े सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग की ऑफर की। हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अकरम। फरीहा जिस वक्त इंडिया गई थी उस वक्त बिल्कुल छोटी सी थी, कितना अरसा वहाँ पे गुजारा, कैसी परफॉर्मेंस रही थी, और ये भी बता दें आपको सिंगिंग का शौक़ कब से पड़ा? मैं 4 साल की थी जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी। बाबा सिंगर थे, बाबा गाते थे, तो बाबा को देख देख के घर में मतलब प्रैक्टिस करते देखना, तो फिर ये शौक़ पड़ा मुझे भी सिंगिंग का, तो मैंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी और बाबा ने भी फुल सपोर्ट की मुझे शुरू से ही और सिखाना शुरू किया। बेसिकली जो मेरी म्यूज़िक की तालीम है वो बाबा ने दी है। फिर मेरे उस्ताद जी हैं इजाज़ तोक्तल ख़ान साहब, क्लासिकल मैंने उनसे सीखा है 10 साल पूरे, तो ऐसे मेरी मतलब सिंगिंग की ज़िंदगी स्टार्ट हुई। अच्छा फरीहा, जिस वक्त आप इंडिया गई छोटी सी थी, 9 साल की उम्र थी, लेकिन वहाँ जाते ही आपने तो तहलका मचा दिया। बड़े बड़े सिंगर जो थे वो आपकी आवाज़ के सहर में जकड़ जाते थे। राहत फ़तेह अली ख़ान वहाँ पे मौजूद थे, इंडिया के बड़े बड़े सिंगर थे, हत्ता कि आपको तो इंडिया में प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र भी होगी। पहले तो ये बता दें कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट की। दूसरा, पाकिस्तान से कितने लोग आपके साथ वहाँ पे गए थे, कितना अरसा आपने वहाँ पे स्टे किया?
वहाँ पे हम लोग 10 बच्चे पाकिस्तान से गए थे उस कंपटीशन के लिए और वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सोनू सर ने मुझे प्लेबैक सिंगिंग की ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी जो वॉइस है ना वो प्लेबैक सिंगर वाली है और इधर रुको मैं आपकी ट्रेनिंग करता हूँ। उन्होंने ट्रेनिंग की ऑफ़र भी मुझे दी थी कि मैं आपको बनाऊँगा प्लेबैक सिंगर। लेकिन हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे शोज़ की वजह से, तो वहाँ पे वैसे तो काफ़ी मतलब सर थे। शानदा ने भी मुझे कहा था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कुनाल गांजा वाला, सभी मौसीकार आनंद जी उन्होंने भी कहा था। लेकिन बस वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग शो पे गए थे तो वो बस शो करने की वजह से वापस आ गए। अच्छा फरीहा, हर गुलकार म्यूज़िक की किसी न किसी बीट में एक्सपर्ट होता है, आप किस बीट में एक्सपर्ट हैं? कुछ गा के दिखा दें। जी ज़रूर। मैं ज़ुबानें जो हैं पश्तो, सराइकी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी, राजस्थानी, इन सब में गाती हूँ और ज़्यादा जो मेरी बेस है वो क्लासिकल पे है। मेरे उस्ताद जी ने जो मुझे क्लासिकल में राग बताया था, राग छाया, मैं वो सुनाती हूँ आपको। झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ बाजे झनन झनन झन झन नन नन बाजे बिछुआ बाजे झनन झनन पिया के मिलन को चली जात अपनी मंदर सुआज नारी झनन झनन झन झन नन बाजे बिछुआ बाजे झनन झनन झन झन नन बाजे बिछुआ। अच्छा फरीहा, आप सराइकी में भी गा लेती हैं, कुछ हमें सराइकी में गा के सुनाएं। बड़ी मीठी सी ज़ुबान है सराइकी। जी बिल्कुल। तो वो मीठेपन का तड़का थोड़ा सा लगाएं और हमें सुनाएं सराइकी में। मैं आपको अपना एक सराइकी सॉन्ग सुनाती हूँ, ये खिज़र हयात जी ने लिखा है। जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, जे तू छल्ले नहीं पवाने, जे तू छल्ले नहीं पवाने मैं ता करनी नहीं गल, जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, मियाँ वाली ले चल। बंदे मियाँ वाले दे हुंदे ने कमाल दे, बंदे मियाँ वाले दे हुंदे ने कमाल दे, लगियां निभेंदे तां सजना दे नाल वे, लगियां निभेंदे तां सजना दे नाल वे। तेकू गैरा चा पढ़ाया, तेकू गैरा चा पढ़ाया मेरी सुनदा नहीं गल, जे तू पिंडी नहीं हो जाना मियाँ वाली ले चल, मियाँ वाली ले चल। अच्छा फरीहा, ये बता दें इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इसके अलावा किस बड़े सिंगर के साथ इस वक्त गाने की ख्वाहिश है कि इस बड़े सिंगर के साथ आप काम करें और अभी तक आपकी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो? आजकल काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरा, मतलब जो चारों सूबों की लैंग्वेजेस हैं उन पे काम चल रहा है, सराइकी, सिंधी और पंजाबी पे बहुत काम चल रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स काफ़ी सॉन्ग्स की कर ली हैं मैंने और इंशाल्लाह अब उनकी वीडियो भी जल्दी मैं रेडी करूँगी। और जो आपने पूछा था कि मतलब किस सिंगर के साथ मैं काम करना चाहती हूँ, मेरा है कि मैं सजाद अली जी के साथ काम करूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह और बहुत मतलब हाई लेवल पे काम करते हैं, तो मेरी विश है कि मैं उनके साथ काम करूं। अब मैं एक सॉन्ग अपनी कश्मीरी आवाम के नाम करती हूँ, कश्मीरी ज़ुबान में। मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, मन्ने दी मौज विच हसना खेडना, दिल की रखना कम्मे कन्ने, मैं ना पर किसे दी मंदा नहीं बोलना, चन्ने दी चांदनी चन्ने कन्ने,
मने दी मौज विच हसना साडा कुछ कम है कतना तुमना होर कुछ खेतियां चुगने दा साडा कुछ कम है कतना तुमना होर कुछ खेतियां चुगने दा कर दे कम विच आर ना हुंदी है दिल की रखना कम्मे कन्ने मने दी मौज विच हसना खेडना मने दी मौज विच हसना खेडना दिल की रखना कम्मे कन्ने मैं न पर किसे दी मंदा नहीं बोलना चने दी चांदनी चन्ने कन्ने मने दी मौज विच हसना। अब मैं आपको एक सिंधी सॉन्ग सुनाती हूँ। मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खेडो भी गंधार हुंजे मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खेडो भी गंधार हुंजे सूह जो सलामी हुंदो सनम जो सलामी हुंदो सूह जो सलामी हुंदो सनम जो सलामी हुंदो भली को बहुतार हुंजे मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खेडो भी गंधार हुंजे मजबूर वा अम्मी चौथा समझायो मां नंढो बार आए हाँ सब कुछ समझा थो पर लाचार वाए हाँ अम्मी चौथा समझायो मां नंढो बार आए हाँ सब कुछ समझा थो पर लाचार वाए हाँ मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खेडो भी गंधार हुंजे मजबूर वा आशिक मजबूर वा भली खेडो भी गंधार हुंजे। ज़बरदस्त। आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँच के कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ों से बचना है, डेंगू से भी और कोविड से भी बचना है। तो अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।